जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपने इस वीडियो में हम लेकर उपस्थित हैं एक और ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए EDU 102। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, BA सेकेंड ईयर के BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का 102 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये पेपर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन फर्स्ट। इस पेपर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन फर्स्ट, जो 3 क्रेडिट्स का है और ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर यानी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पेपर में हम जो 40 क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके फ्रेंड्स तक, क्लासमेट्स तक पहुंचे और सबको एक अच्छा सा क्या कहते हैं, अच्छे प्रश्नों का संकलन प्राप्त हो जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो। तो बिना आपका समय लिए हुए आपको ले चलते हैं प्रश्न पत्रों की ओर। स्टूडेंट्स, साथ ही कहना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, तो जो आप स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, पाठचर्या का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ कैरिकुलम इज, ऑप्शन ए है यानी पाठचर्या, ऑप्शन ए कर रहा पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाएं, बी कर रहा पाठ्यक्रम में पाठ, सी कर रहा पाठ्यक्रम में किताबें और डी कर रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीनिंग कर रहा है पाठचर्या का क्या मतलब है, तो पाठचर्या का जो आपका ऑप्शन है सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। जो पाठचर्या यानी एक करिकुलम वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है, सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के का मन और आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से। किसने कहा कि इसका मतलब, शिक्षा का मतलब, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से है। यानी हु सेड बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड। यानी बच्चों, किसने कहा कि एजुकेशन से मेरा मानना यह है कि मैं बच्चों के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज होता है उसको, जो बेहतरीन चीज है उसके मन, उस व्यक्ति के अंदर, उसके शरीर में, उसके मन में और उसकी आत्मा में उसका डेवलपमेंट हो। तो ये जो कथन है आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शारीरिक, मन तथा आत्मा के बहुमुखी यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है राष्ट्र के विकास का। तो कह रहा है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, बी कह रहा मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधन, सी कह रहा लैंड रिसोर्स यानी भूमि संसाधन और डी कह रहा नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। यानी राष्ट्र विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर क्या है, खनिज और ये सब तो बाद में आता है, पहले ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो होते हैं वो राष्ट्र में विकास में जो भौतिक साधन है या जो भी साधन है वो बिना मानव संसाधन के ये सारे संसाधन बेकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है। तो राष्ट्रीय एकता की बात करें उसमें कौन बाधक है, ऑप्शन कह रहा है जातीयता या सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, भाषा असमता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यानी जो ऑब्स्टेकल क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल इंटीग्रेशन में बाध्यता क्या है, तो जातिवाद और सांप्रदायिकता ये भी होगा, और प्रांतीयता एवं भाषा असमता यानी प्रोविंशियलिज्म एंड द लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटी, तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि ए बोथ ऑफ द एबव, यानी ए और बी दोनों, बोथ ऑफ द एबव लिखा है, इसका मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, बस इतना समझिएगा, ये दोनों राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पाठचर्या का निर्माण का आधार है, यानी कि जो कैरिकुलम बनता है वो किस आधार पर बनता है, तो कैरिकुलम बनने का आधार क्या है, कर रहा है फिलोसफिकल बेसिस एंड दार्शनिक आधार, बी का रहा है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आधार, सी का रहा है सोशल बेसिस सामाजिक आधार, डी का रहा है ऑल ऑफ द अबाउट। अरे तो भाई देखो इसका, या बच्चों इसको देखो, इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये जो चारों, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये सारे इसके बेसिस है, यानी ठीक है,
ये जैसे दार्शनिक आधार हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, सामाजिक आधार हो गया। तो ये जो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और जो सोशल बेसिस है, ये सारे पाठचर्या जो आपका करिकुलम होता है, उसका निर्माण इन सब चीजों को ध्यान में देखकर किया जाता है ताकि बालक का सर्वांगीण बहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, देखिए शिक्षा का मतलब आपको नौकरी लेना बस नहीं है। शिक्षा का मेन उद्देश्य आपको एक सभ्य और एक अच्छा नागरिक राष्ट्र का बनाना है। नौकरी या जॉब प्राप्त करना कभी शिक्षा का एक वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, शिक्षा आप नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, आप एक सभ्य, एक अच्छे राष्ट्र के एक अच्छे व्यक्ति बने, राष्ट्र का एक सभ्य नागरिक बने, जिससे राष्ट्र का बहुमुखी विकास हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखें। शिक्षा एक विधि यानी एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इंक्लूडेड इन, यानी शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। संघीय सूची में रखा गया शिक्षा को, स्टेट लिस्ट में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया, या शेष शक्ति सूची में, यानी यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है कि रेजिडुअरी पावर लिस्ट में। डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि ज्यादातर व्यूअर जो वो हमारे हैं वो हिंदी मीडियम में यानी हिंदी में प्रश्नों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ देता हूं, कई बार हिंदी के शब्द ना देके सीधे आपके लिए अंग्रेजी के शब्द उसकी जगह पर रख दिया जाता है, तो आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि अंग्रेजी भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसमें सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया है। इसको किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, रहा है जो आपका सातवां प्रश्न है वो कह रहा है कि हु सेड एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी EDU 101 का जो पेपर है, जिन्होंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, उनके भी प्रश्न पत्र में आया था। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि आपका अगर EDU 101 पेपर नहीं है तो भी आप उसके सारे क्वेश्चन का मैंने प्रीवियस ईयर का वीडियो कर दिया है, वो क्वेश्चंस आप देख के जाएगा, क्योंकि 101 का बहुत सारा क्वेश्चंस 102 में भी आता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये जो 101 का वीडियो मैंने कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा कि इसका वो क्या क्या प्रश्न और सर ने कराए हैं 101 में, वो सारा 102 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, अब आते हैं आपके प्रश्न पे। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो शिक्षा जो ट्राइपोलर प्रोसेस है, या जो शिक्षा जो द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है, दो अलग अलग लोगों का कथन है। यहाँ पे जो ये ट्राइपोलर की प्रोसेस की बात करते हैं, ये जॉन डीवी करते हैं। ये कौन करता है? ये जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी ने तीनों में क्या किसको किसको रखा है इसमें? ये जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में तीन ध्रुव कौन कौन से है? एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी यानी टीचर स्टूडेंट, शिक्षक है, छात्र है, और पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब जो द्विध्रुव प्रक्रिया है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो शिक्षा है वो द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है, ये किसने कहा है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने कहा है, तो आप जाके 101 का वीडियो जो मैंने किया वो भी देखिएगा, उसके क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस पेपर के लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता में के बाधक वाह कारक हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज, तो राष्ट्रीय एकता में बाध्य वाह कारक है। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर पूछ लिया है, अगर ये, हाँ देखिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो स्टूडेंट की, ये जो जातिवाद है, ये जो पड़ोस है और ये जो सांप्रदायिकता है, ये आंतरिक कारण है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। किसी देश के तरक्की के बाधक ये आंतरिक कारक जो देश के तरक्की में या एकता में बाधक है, ये है। लेकिन सॉरी, अभी मैं एक कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक मिनट में आपको करेक्ट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है जाति, ये देखिए ये जो जातिवाद है यानी जो कास्टिज्म है, जो कम्युनलिज्म है यानी संप्रदायवाद है और भाषावाद है, लिंगुलिज्म, ये आंतरिक कारक है जो देश के एकता के बाधक हैं। लेकिन वाह कारक की बात करें, अरे तो वाह कारक है जो बाहर होगा, तो इसमें क्या बाहर से आ रहा है? इसमें पड़ोसी देश हमारे अंदर से डिस्टर्ब नहीं करता है, वो हमको बाहर से हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, यानी भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं। बी जाकिर हुसैन, भी नहीं। सी राधाकृष्णन, नहीं। तो बचा क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद वाज अ वेरी फेमस फिगर, एजुकेशनल फिगर। तो भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इस प्रश्न को एकदम याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा है सामाजिक अंतःक्रियाओं में सम्मिलित है। क्या क्या होता है सामाजिक अंतर यानी सोशल इंटरेक्शन में? क्या क्या आता है सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो अपोजिशन आता है, एडजस्टमेंट आता है, कोऑपरेशन आता है, यानी विरोध, सामंजस्य, सहयोग, ये तीनों है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, यानी विरोध भी होता है सामाजिक अंतःक्रिया में, सामंजस्य भी बैठता है, एडजस्टमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोऑपरेशन। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन अ प्रोसेसिंग सोसाइटी, यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, यानी प्रगतिशील जो देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, विकास करने चुका है अमेरिका की तरह, विकसित और विकासशील देश में अंतर आपको तो स्टूडेंट्स पता ही होगा। तो कह रहा प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र भी होती है, धीमा भी होती है, बाय बोथ वे। हाँ, कभी कभी जो होती है प्रगतिशील समाज में बताओ कि तीव्र भी विकास होता है, धीमा भी कभी कभी विकास होता है, तो दोनों तरह से होता है। जो देश अभी क्या कहते हैं विकास की जो प्रगतिशील देश है उसमें फास्ट और स्लो अलग जैसी परिस्थितियां होती है समाजीकरण की, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कभी तीव्र होता है, कभी धीमा होता है, दोनों तरह से होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर बाय बोथ वेज, ऑप्शन सी।
12वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम ऑफ एजुकेशन, इसमें से शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मसंयन और आत्मनिर्भर, ये तो होगा ही। एजुकेशन से हम अपने ऊपर जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर मुझे किसी का फोन मान लीजिए आजकल आप लोग देखते हैं आपको पसंद आ जाए, तो ये आप नहीं कहेंगे कि जाओ छीन लूं मेरा हो जाए, नहीं, आपको पता है ये मेरा नहीं है। मुझे अगर कुछ जो चीज मेरा नहीं है वो उस पर मुझे मतलब उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे पास हो, ठीक है। तो आत्मसंयन, आप आत्मसंयन मतलब अपने आप पे नियंत्रण, ठीक है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण, अपने कॉन्शियसनेस। बी का अनफेयर प्रॉफिट, अनुचित लाभ। सी का अच्छा प्रबंधन, डी का चरित्र का विकास। तो स्टूडेंट्स में बताता हूँ निम्नलिखित शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, अनुचित लाभ। अगर आपने अच्छे से शिक्षा प्राप्त की है तो ये कभी भी आप घुसखोरी, जमाखोरी ये सब नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं। और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है कि आपको नौकरी प्रदान करना नहीं है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आपको देश का सभ्य नागरिक बनाना है, आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, अनुचित लाभ नहीं है। देखिए अब पूछ देगा, अगर प्रश्न पलट देता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण, अच्छा प्रबंधन, चरित्र का विकास, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा उपयुक्त सभी की तरह का ऑप्शन होगा, तो नहीं है और है में ध्यान दीजिएगा प्रश्न करते वक्त, ठीक है। कह रहा जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, अब मानव जीवन में शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, एकदम सही है। बी का डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, यानी व्यवसायिक कुशलता का विकास, बिल्कुल है सामान्य अर्थ में। हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा है कि सामान्य अर्थ में क्या क्या माने मस्जिद, तो बिल्कुल है व्यवसायिक कुशलता भी करना है, चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना, सही है। डी करा उपयुक्त सभी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का पर्पज ये सब है सामान्य अर्थों में। विशिष्ट अर्थों में बात करें तो देश, अगर मैं कहूं कि शिक्षा का एकमात्र पर्पज आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, आंतरिक शक्तियों का समरूप का विकास, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर, बिल्कुल सही। बी करा सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति, बिल्कुल सही। शिक्षा से आपको पता चलता है, आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूं, मानव क्या है, मानव का क्या कार्य है, ठीक है। सी करा इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं, एकदम सही है। डी करा उपयुक्त सभी। तो शिक्षा क्या है, अगर एजुकेशन की बात करते हैं, ये जो चारों ऑप्शंस है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि शिक्षा आंतरिक शक्तियों के समरूप का विकास, की अनुभूति, व्यक्ति और समाज के मध्य होने वाले अंतःक्रियाएं, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट, सोशल रियलाइजेशन, इंटरेक्शन बिटवीन, ये सारा। तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही पहचाना है आपने स्टूडेंट, इसके लिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन बहुत ही जो शिक्षा मनोविज्ञान रहे कि वो रहे मनो सर्वोच्च, मतलब मैं मानता हूं कि ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और ये कथन किसका है, अरिस्टोटल का है। अरिस्टोटल ने बहुत ही, अरस्तु जो है, यानी अरिस्टोटल मतलब आप अरस्तु समझिएगा, तो ये कथन अरस्तु का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा टीपी नन एसोसिएटेड विद, टीपी नन क्या कौन था भाई, टीपी नन के बारे में आप जान लीजिए कि शिक्षा के टीपी नन जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ये शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए आपको स्क्रीन पे अच्छे से कर देता हूं क्वेश्चन को। तो कह रहा है टीपी नन सोशल एम ऑफ एजुकेशन से जुड़े, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। बी कह रहा है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर बी है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन से, यानी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से टीपी नन का संबंध है। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य नहीं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन से टीपी नन जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक को आदर्श नागरिक बनाना। देखिए यही बात मैं कह रहा था बार बार, और ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा टू मेक द चाइल्ड लो आइडियल सिटीजन ऑफ द नेशन, यानी नौकरी उपलब्ध कराना, बिल्कुल नहीं। ये शिक्षा का सामान्य वो हो सकता है उद्देश्य, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा हम क्यों लेते हैं, तो बालक आपको देश का एक जो बालक है एक आदर्श नागरिक बनाना, और जो भी है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना, नौकरी उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये सब सामान्य उद्देश्य हो सकता है। आदर्श नागरिक जब बन जाएगा ना तो ये सारे काम अपने आप कर लेगा वो, उसके लिए कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है लीस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है, सबसे कम महत्व का अनुशासन है। कह रहा है तो सबसे ज्यादा किसका महत्व है, कह रहा प्राकृतिक अनुशासन का, सामाजिक अनुशासन का, सी कह रहा सैन्य अनुशासन का, आत्म अनुशासन का। तो कह रहा है कि शिक्षा में जो लिस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन, तो नेचुरल डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, प्राकृतिक अनुशासन का, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि सर ये नहीं, ये राइट आंसर है, तो आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डायरेक्ट वहां पे मुझसे कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न करा है अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, संकुचित राष्ट्रीय भावना को दूर करना, बी करा विश्व शांति को बढ़ावा देना, सी करा सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देना, डी करा उपयुक्त सभी, यानी जो प्रोवाइड जॉब मेक चाइल्ड आइडियल सिटी, सॉरी मैंने दूसरे क्वेश्चन का मैंने आपको कि वो रीडिंग करा था। तो कह रहा है कि द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य है
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? संकुचित राष्ट्रीय भावना को दूर करना, यानी टू रिमूव द नैरो नेशनलिज्म, यानी नैरो नेशनलिज्म की भावना, संकुचित भावना को दूर करना, प्रमोट करना, वर्ल्ड पीस और शांति को बढ़ावा देना, ये भी है। विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, डी, नॉट सी। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना इस वीडियो को देखने के बाद, हर तरह के इस तरह के और क्वेश्चंस को भी देख के जाना है। ठीक है, और बिल्कुल आपके अपने इस चैनल को प्रमोट करना है ताकि हम एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई आयाम को स्थापित करें। ठीक है, हम लोग आपके लिए वीडियो स्टूडेंट्स इतनी रात में समय निकाल के करते हैं ताकि आपका कोई आपको मतलब कभी जो थोड़ी बहुत हमसे मदद हो सकती है वो हम आपको करें, ताकि आप अपने परीक्षाओं के लिए बेहतरीन रूप से तैयार करें। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, अच्छे से पेपर करिएगा, कॉन्फिडेंस से करिएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि घूमने उमने से कल्याण होने वाला किसी का है नहीं। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे दर बदर आपको भटकना पड़ेगा, फिर वो सब भी करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते। तो माता पिता के पैसे का सही उपयोग करिए, अपनी शिक्षा को अच्छे से लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन 20वां क्या कर रहा है, शिक्षा का संविधान की समर्थित सूची में कब रखा गया? तो जो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको जानना चाहिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मैं बता रहा हूं इसको राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। और ऑप्शन डी होने के नाते, और ये भी बता रहा हूं कि किस संशोधन में, संविधान के किस संशोधन में करके इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो आप याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन करके, ये जो 42वां संविधान वो जो है संशोधन में इसको जो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है शिक्षा को, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। ठीक है, तो याद रखिएगा 42वां। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे EDU 101 में किया। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा का क्या केंद्र होता है? औपचारिक उस शिक्षा जहां पे आपको जाके शिक्षा प्राप्त करनी पड़े, अनौपचारिक शिक्षा जहां पे बिना जाए आपको शिक्षा मिले। तो वो उस तरह से कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा कहां मिलती है, तो आपको कहां जाना पड़ता है? औपचारिक शिक्षा का केंद्र, सबसे प्रथम केंद्र स्कूल होता है। ठीक है, कॉलेज है। लेकिन फैमिली भी औपचारिक शिक्षा में है, लेकिन यहाँ पे जो कर रहा है कि कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, तो कॉलेज यानी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये है। यहाँ पे आपको शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी यानी जो मुक्त विश्वविद्यालय, जहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ता है, आप उसकी पुस्तकों को घर मंगा के बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉलेज में अगर पढ़ना है आप जैसे, तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है, यानी स्कूल, कॉलेज, ये फॉर्मल एजुकेशन के उदाहरण है। और मुक्त विश्वविद्यालय ये सब, या ओपन स्कूलिंग जिसको कहते हैं, ओपन जो यूनिवर्सिटीज, ये अनौपचारिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है डियर स्टूडेंट ज्यादा बोल देता हूं, लेकिन आप जल्दी से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। अब जो कह रहा है बेसिक करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम, तो कह रहा है विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प केंद्रित यानी क्राफ्ट सेंटर्ड, और डी कह रहा है क्रिया केंद्रित। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम क्या होता है? क्राफ्ट सेंटर्ड होता है, विषय उषय सेंटर्ड नहीं होता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली का क्राफ्ट यानी क्राफ्ट सेंटर्ड होता है, शिल्प केंद्रित। ठीक है, वो रचनात्मक होता है। ठीक है, शिल्प केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक कैरिकुलम इज, यानी जनतांत्रिक पाठ्यक्रम क्या होता है? जनतांत्रिक यानी जो जन के कल्याण के लिए बने, वो कहता है सरल, कठिन, लचीला। और कह रहा है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, सरल से कठिन नहीं, पाठ्यक्रम हमेशा लचीला है, फ्लेक्सिबल है। जो डेमोक्रेटिक करिकुलम है जैसा लचीला है ना, बहुत आसान कर देंगे तो भी बच्चे का विकास नहीं होगा। लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो एकदम फ्लेक्सिबल हो, यानी सरल नहीं कहेंगे, फ्लेक्सिबल मतलब जो समय के अनुरूप बदल सकता है, सॉफ्ट है, लचीला है, जिसको आराम से समझा जा सकता है, उसको सरल नहीं कहेंगे। सरल और लचीले में अंतर होता है। तो जनतांत्रिक पाठ्यक्रम लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसान भी नहीं कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मिक्सअप तरह से होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, जो आपका सिलेबस होता है उसको हम कहते हैं ये सरल सिलेबस है, सरल करिकुलम है, नहीं सिलेबस की बात नहीं करूंगा। सरल कैलकुलम पाठ्यक्रम है, नहीं। कठिन है, बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सिबल है, जिसको आराम से समझा जा सकता है। चलिए एजुकेशन इज, शिक्षा क्या है? अ बुक, मैटर, अ प्रोफेशन, एक व्यवसाय, एक वस्तु, एक किताब, ज्ञान और अनुभव। शिक्षा ज्ञान और अनुभव ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और अनुभव, डी ऑप्शन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्या है? नॉलेज और एक्सपीरियंस है। कह रहा है 25वां प्रश्न, द कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के घटक क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के कंपोनेंट क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो टीचिंग, इवैल्यूएशन और ये सब जो भी है, ये सब कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, चलिए लोकतंत्र के मूल्य किसमें होते हैं? स्वतंत्रता में होते हैं, समानता में होते हैं, भ्रातृत्व में, फ्रेटर्निटी में होते हैं। तो कह रहा है फ्रेटर्निटी में, भाईचारे में होते हैं। तो फ्रीडम का वैल्यू जो डेमोक्रेसी में होता है, सब में होता है भैया। स्वतंत्रता में भी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसी लिबर्टी को फ्रीडम शब्द का है। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये शब्द आया हुआ है, मतलब इसका वो टैगलाइन था। ठीक है, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति जो होती है, तो वहां पे इसे ये तीनों कॉन्सेप्ट का जन्म बहुत तेज से विश्व पटल पे हुआ, जब चूंकि हमारा भारत ऐसा देश है जहां पे ये पहले से ही हमारी संस्कृति में है। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति की स्थापना करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, आर्थिक प्रगति को तीव्र करना, इनमें से कोई नहीं। तो यूएन यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा भी यूएन में चला गया, जो कश्मीर को लेके है। तो इसका मेन पर्पज क्या रहा है? ये विश्व शांति के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, जो यूएन का विकास ही हुआ है कि विश्व में शांति की स्थापना करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये गलत है सब। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विच इज नॉट द बैरियर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें राष्ट्र की एकता में बाधक क्या नहीं है? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। देखिए अब यहाँ पे इंटरनल फैक्टर, वहां पे एक्सटर्नल पूछा था, यानी आंतरिक भी पूछ रहा है, इसमें सब कुछ देख के आपको बताना है। तो कह रहा है सांप्रदायिकता, भौगोलिक स्थिति, धर्म, जाति और प्रांतीयता, प्रोविंशियलिज्म। तो देखिए अगर इंटरनल फैक्टर करें बाधक में, तो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, अपनी अपनी जातियों को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय एकता के आंतरिक कारक है जो डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन कारक तो है, वह कारक बताए पड़ोसी देश है। लेकिन जब जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो बी कह रहा है, ये कभी राष्ट्रीय एकता की बाधक नहीं होती है। जैसे कश्मीर और हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तराखंड है, तो ये सब जगह जो ज्योग्राफिकल सेटिंग होती है, वो कभी राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा नहीं होती है। चलिए कह रहा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय, ये जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है, ये जो प्रश्न है ये बहुत देख के जाएगा। तो 29 वाला कह रहा है, याद भी रखिएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जॉन डीवी। राइट आंसर है जॉन डीवी। कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रूसो, फ्रोबेल, अरिस्टोटल, इन सबकी किताबें अलग अलग है। अरिस्टोटल की किताब क्या है, फ्रोबेल, रूसो की क्या है, वो सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समय होगा नहीं और अब मैं फिर कह रहा हूँ, ईडीयू 101 का वीडियो देख के जाएगा, ये सारे प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। डेमोक्रेसी और एजुकेशन के लेखक जॉन डीवी है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां, ज्ञान ही पवित्रता है, नॉलेज इज वर्च्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न मैं कहूंगा कि बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब प्रश्न गलत मत करके आएगा। सोक्रेट्स, यानी जो सुकरात था, ये ज्ञान ही पवित्रता है, सोक्रेट्स का कथन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्वेश्चन बैंक जो भी आपने लिया होगा, एकदम उस पर ब्लाइंड यकीन यानी अंधा विश्वास करके मत जाएगा कि इसमें कोई ऑप्शन टिक लगा, एकदम सही ऑप्शन टिक लगा। बिना संतुष्ट हुए, बिना खुद से चेक किए हुए उस आंसर पे गलत विश्वास करके मत जाइएगा, वरना अच्छा खासा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। मैं किसी क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं लूंगा। 31वां प्रश्न कर रहा है, व्हेन वाज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कन्वेंस्ड? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का जो गठन था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, वे 61 में गठन हुआ। और कुछ नहीं याद रखना है, 1961 को याद रखना है, ठीक है, 1961, ठीक है, 1961 में हुआ। चलिए, मूल्य परक शिक्षा के स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये क्या है? धर्म, रिलीजन, कल्चर, बिल्कुल सही। रिलीजन बिल्कुल सही। इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, बिल्कुल भारतीय साहित्य तो एकदम ज्ञान से भरा हुआ है। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, महाभारत, ये सब भारतीय जो शिक्षा के साहित्य हैं। और भी जो किताबें अभी जो लिखी जाती है, या और सब विषयों की भी साहित्य की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल मूल्य परक शिक्षा के स्रोत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। मूल्य परक शिक्षा के लिए संस्कृति, साहित्य, भारतीय साहित्य, धर्म, ये सब वो रहे, प्रमुख रहे। कर प्रॉपर यूज ऑफ लीजर इज, यानी अवकाश का, लेजर का सदुपयोग क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य। तो कह रहा है कि जो अवकाश का क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये जो है, तो कह रहा है, तो इसको जो मुझे डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर लग रहा है, मैं थोड़ा सा डाउटेड में हूं, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर इंडिविजुअल एम होगा। इंडिविजुअल एम होगा। समय का जो लेजर का उपयोग है, अवकाश का सदुपयोग है, उससे सामाजिक भला नहीं हो सकता है। का अवकाश का उद्देश्य क्या हो सकता था? सामाजिक उद्देश्य हो सकता है। और लेकिन जो सदुपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लोग करते हैं, अवकाश का सदुपयोग क्यों करते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। उससे सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य का मुझे नहीं लगता है कि कोई लेना देना है। ठीक है, अवकाश का सदुपयोग शिक्षा से किया जा सकता है। तो समाज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही तरह का है। मुझे लग रहा है अवकाश का सदुपयोग करते क्यों है? अगर ज्यादातर बात करें शिक्षा में, तो देखें तो लोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए करते हैं, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए नहीं करते। फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता विकास का सशक्त माध्यम कौन है? राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कह रहा है टेलीविजन है, टीवी है, परिवार है, फैमिली है, शिक्षा है। तो राष्ट्रीय एकता भैया टेलीविजन टीवी से नहीं होता है। ज्ञान आपको होना चाहिए, शिक्षा आपको होनी चाहिए। आपको शिक्षा होगी तब तो आप टीवी, टेलीविजन, परिवार में राष्ट्रीय एकता की बात कर, मतलब क्या सही है, तब टीवी पे जो डिस्कशन हो रहा है समझ पाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता शिक्षा पे, ज्ञान के बाद कोई राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश को शिक्षा दी जाए। टेलीविजन वहां पे सब घर में लगा दे तो देश का विकास नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न आप, इस तरह के प्रश्न आपको ईडीयू 101 में भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर उसको देख के जाएगा अगर बाकी आपकी मन कर। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, केमिनियस का, जॉन डीवी का। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जो जॉन, यानी स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, और ये स्टेटमेंट आपके जॉन डीवी का है, याद रखिएगा, जॉन डीवी, ठीक है। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व क्या है? राज्य के तत्व, राज्य, जनसंख्या, सरकार, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, राज्य के ये सब तत्व हैं। राज्य के तत्व क्या है? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, ये सब। तो ये सब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सब सही है, ठीक है। तो पूछेगा राज्य के तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा राज्य के तत्व, सॉरी, राज्य के तत्व क्या है?
अब राज्य कहता तो राज्य कह दिया, टेरिटरी मतलब जो क्षेत्र होता है, जनसंख्या है, गवर्नमेंट है, तो क्या नहीं है, तो ये तीनों को याद रखिएगा। प्रश्न कभी कभी पलट के होता है क्या नहीं है, तो ये सब इसमें आता है। चल, जाति प्रथा उत्पन्न क्या करती है? ओपन सोसाइटी, डेड सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी, यानी मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज। तो जाति जो है, अब ये इतना बड़ा वो नहीं सोचना कि ये तो मृत समाज हो जाता है। जाति प्रथा से हमारी धारणा संकुचित हो जाती है। अगर हम बस जातियों को बढ़ावा दें, अगर बस मैं कहूं मैं फला जाति का हूं और मैं इसी जाति को सपोर्ट करता हूं, तो देश का विकास तो नहीं हो जाएगा। संकुचित कर दिया आपने। आप अगर जाति पे ही कि मैं इस जाति का हूं तो इन्हीं की मदद करूंगा, बड़े पद पे हूं तो इनका मदद करूंगा, तो देश का विकास तो होगा नहीं। आप देश को का बंटाधार कर रहे हैं, तो ये संकुचित समाज का जन्म देता है। इसलिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतिवाद, ये सब देश के आंतरिक वो कारण है जो देश के नेशनल इंटीग्रेशन यानी एकता में बाधक है। ठीक है, चलिए। बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? अब ये प्रश्न कह रहा है बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली राज्य भाषा में दी जाएगी, राष्ट्र भाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। तो मीडियम बेसिक, व्हाट इज मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बात करूं कि अगर बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो होता है वो क्या होता है, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो होता है वो हमेशा मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, मदर लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, नेशनल लैंग्वेज और मातृ लैंग्वेज में आप कहेंगे दोनों एक ही है, नहीं स्टूडेंट्स, हमेशा मातृभाषा जो जिस देश क्षेत्र का होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मदर लैंग्वेज को, मातृभाषा को में ही शिक्षा छात्र को प्रदान करने का वो करती है। ठीक है, वकालत करती है। ठीक है, तो इसे मातृभाषा होता है, ताकि बच्चा शुरू में, अगर आपको मैं कहूं कि बस आपको इंग्लिश में ये पेपर कराऊंगा, तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से शिक्षा आपको हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे आपको समझ में आए। वो अलग है कि आपने आगे चल के अंग्रेजी भाषा को सीख लिया, वो भी अच्छा है, दूसरी भाषा सीख लिया, वो भी अच्छा है, लेकिन शिक्षा हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ताकि बालक उससे अपने आप को जोड़ पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्चर ऑफ कंपोजिशन, कल्चर इज कंपोजिशन, संस्कृति किसका योग है? तो संस्कृति किसका योग है? तो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड कस्टम्स का, यानी समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का, यानी ट्रेडिशन का, करंट बिहेवियर का, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कह रहा है कि कल्चर कंपोजिशन है, परंपरा, रीति रिवाज, व्यवहारों का, सबका, याद रखिएगा। मूल शब्द कैरिकुलम का अर्थ, बहुत अच्छा। कैरिकुलम जो शब्द है, जो कैरिकुलम शब्द है, जो ये किससे आया है? तो ये इसका जो मूल शब्द जो कैरिकुलम है, ये रेस कोर्स, यानी रेस, जो ये क्या है, रेस का मैदान। कैरिकुलम जो वर्ड है, जैसे रेस को कोर्ट जो होता है, या रेस कोर्स जो होता है, एक फील्ड होता है ना, इतना दूर में ये दौड़ कराना है, तो इसी तरह जो कैरिकुलम शब्द है वो रेस कोर्स को, यानी जो दौड़ का एक मैदान होता है, उसको इंगित करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन की इस सीरीज को कवर कर लिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के बीच शेयर करिए, ताकि सबको एक अच्छा मैटर मिले। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों को मैसेज करें। हम आपके सवालों को लेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपकी परीक्षाएं बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छा करें, इसी आशा के साथ धन्यवाद। मैं वीडियो में आपसे अलविदा विराम लेता हूं। ठीक है, नमस्कार।